नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, हमने आप लोगों से कह रखा है कि भाई एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन कर दीजिएगा, जिसका एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई ये वही दिन है यहाँ पर जिस दिन आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पहली स्टेज पार कर जाएंगे। और इसके बाद स्टेज 2 का जो आप लोग का एग्जाम होगा टीयर 2 का, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसमें आपका एसे और लेटर आएगा, वो आप कर लेंगे, मुझे पता है। तो आज हम जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट है और आपके एग्जाम में सिर्फ 25 क्वेश्चन आते हैं। क्या उनका लेवल रहता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में बार बार पूछेगा वो प्रश्न जो आपने नहीं पढ़े अब तक। आज हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन की डिटेल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को टेस्ट के थ्रू देखेंगे, सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल अगर आप अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब जो है हम आपके एमटीएस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक ना, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट जो भी आपके एग्जाम में आने वाले। इसके अलावा मैं करंट अफेयर भी आपको कराऊंगा और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो बाकी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और हम आगे बढ़े। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है ना। और एक बात और आपको और बता दें, आपके सौरभ झा सर जो है बिल्कुल आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, डिटेल से पढ़ा रहे हैं, और मैं आप लोग के लिए टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। और हाँ, और जो लोग यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग के सौरभ झा सर आप लोग को रेलवे ग्रुप डी की सारी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको देखते रहिए। बाकी मैथ और रीजनिंग की क्लास मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। बात करेंगे लड़ाई के युद्धों की। वैसे भी युद्ध लड़ाई हमारी क्लास में भी अक्सर होती रहती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है कि कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों? जैसे कि कन्नौज की अगर हम बात करें, कन्नौज भी बोलते हैं, कभी कभी पेपर में आपका आ जाता है, उस टाइम पर कन्नौज का क्या आता था, बिलग्राम। कन्नौज दोस्तों कभी कभी आता है, कभी कभी आप लोग का आ जाता है बिलग्राम आ जाता है। ये युद्ध हुआ था आप लोग का यहाँ से 17 मई 1540 को। ये दोस्तों आपका युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसमें दो टीमें थी आप लोग की, एक तरफ था आपका शेर शाह सूरी और एक तरफ था आपका यहाँ पर हुमायूं। इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और ये लड़ा गया था आप लोग ऐसे 17 मई को लड़ा गया था, 17 मई 1540 को। अगर आपका भी आंसर 1540 के करीब आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। अच्छा, इसमें जीत किसकी हो जाती है? जीतता आप लोग का है शेर शाह सूरी। ये वही शेर शाह सूरी है जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। रुपये का प्रचलन इसी के टाइम से शुरू हुआ था और इसने जो है आपके आगरा पर, दिल्ली पर, इन सभी जगह पर अधिकार कर लिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। चचनामा, क्या आपने दोस्तों इससे पहले कभी इस नाम को सुना है? चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? कुषाण, हूण, अरब, यूनानी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों अगर ये क्लास आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रही होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे शेयरों मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए खैर, ये है आप लोग का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने। पहली बात तो चचनामा में अरब सागर के, ठीक ना, जो अरब विजय है आप लोग की, अरब विजय, तो उसके इतिहास का वर्णन है। चचनामा अरबी के लेखक कौन है? सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो चचनामा है अरबी के जो लेखक है यहाँ पर अली अहमद है। तो इसके जो लेखक आप लोग के कौन से हैं? अली अहमद है। इसके लेखक पहली बात अली अहमद है। बहुत लोग जानते हैं नहीं इस बात को, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यह सिंध तथा अरब के द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन किया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर, इसमें चच राजवंश अथवा अरबों के द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन किया गया है और इसको फतेहनामा सिंध या तारीख अल हिंद बस सिंध भी कहा जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तारीख अल हिंद बस सिंध भी कहा जाता है। खैर, आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये अरब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का अगला क्वेश्चन बात करेंगे मोती मस्जिद की और ये क्वेश्चन तो आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। विश्व धरोहर स्थल, जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल सभी एग्जाम में आता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आपका एमटीएस हो। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो प्यारे मित्रों, मोती मस्जिद सबसे पहली बात किसने बनवाई, आपको मालूम है तो बताइए। तो मोती मस्जिद मुगल बादशाह ने बनवाई थी, औरंगजेब द्वारा। तो मोती मस्जिद को दोस्तों किसने बनवाया? यहाँ पर सबसे पहले नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ से, औरंगजेब। औरंगजेब, इन्होंने क्या करा? मोती मस्जिद बनवाया, ठीक है। यह दिल्ली के लाल किले परिसर में स्थित है। ये कहां पर? यहाँ पर यह दिल्ली के लाल किले परिसर में है, तो लाल किले परिसर में मोती मस्जिद हो गई।
इसी नाम से एक मस्जिद आपकी और कहां पर स्थित है? मोती मस्जिद के नाम से एक मस्जिद आप लोग की आगरा में भी है। एक ये आप लोग के आगरा में है, एक तो दिल्ली में होगी, एक आपकी ये आगरा में भी है, इसी नाम से है। ठीक है ना। और ये किसने बनवाई थी? तो आगरा वाली बनवाई थी शाहजहां ने। आगरा वाली जो मोती मस्जिद थी ये बनवाई थी शाहजहां ने, और दिल्ली के जो लाल किले के परिसर में है इसको बनवाया था औरंगजेब ने। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं आगरा वाली में दिल्ली वाले में, तो याद रखिएगा दिल्ली वाली औरंगजेब की है और आगरा वाली आपके शाहजहां की है। तो कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं, क्योंकि आगरा में ताजमहल तो आगरा मोती मस्जिद, तो ये शाहजहां का इनका कनेक्शन रहेगा आगरा से, तो ये आपका ये हो गया। और दिल्ली की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो ये आपका औरंगजेब हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग देखिए। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? साथियों, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, या फिर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती आ जाएगा। बताइए। देखिए, भारतीय सुधार एसोसिएशन पहली बात ये बनाई गई 29 अक्टूबर 1870 में। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? नोट दिस पॉइंट, पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 29 अक्टूबर 1870 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष नोट कर लीजिएगा, इसके संस्थापक कह लीजिए या पेपर में आ जाएगा कि बताइए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे केशव चंद्र सेन। इसके संस्थापक बोल लीजिए या प्रथम अध्यक्ष, पहले फर्स्ट अध्यक्ष, ओके ना, तो ये थे आप लोग ऐसे केशव चंद्र सेन थे। ठीक है। अच्छा, केशव चंद्र सेन जी के बारे में आपको बता दें, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में, और इन्होंने जो है 1866 में केशव चंद्र जी ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतवर्षीय, इन्होंने जो है अगर हम बात करें यहाँ पर 1866 में, नोट कर लीजिएगा, इन्होंने 1866 में दोस्तों किसकी स्थापना की थी? भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो इसको नोट कर लीजिए, हमारा यहाँ से भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन जी ने। और फिर ये जाते हैं इंग्लैंड। अच्छा दोस्तों, ये इंग्लैंड गए थे 70 में गए थे, 1870 में ये इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर धर्म सुधार पर भारतीय समाज का उल्लेख किया था। तो इंग्लैंड जाकर इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड जाकर इन्होंने धर्म सुधार पर भारतीय समाज का उल्लेख किया। तो ये थे भारतीय सुधार संघ के संस्थापक एंड प्रथम अध्यक्ष, जिसकी स्थापना इन्होंने 29 अक्टूबर 1870 में की थी। इनका नाम है दोस्तों, यहां से वो महान शख्स कौन है? केशव चंद्र सेन। ठीक है, कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब 500 या 1000 लोग क्लास में रहने लगेंगे तो आपको पीडीएफ फाइल भी मिलने लगेंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आप सपोर्ट करते रहे अपनी क्लास को। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है कि भाई प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? बताइए भाई, पहला वाला हूणों का आक्रमण कब हुआ था? हूणों का, हूण फिलहाल ये दोस्तों एक जाति है, कहां की है? मध्य एशिया की है। हूण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हूण आए थे मध्य एशिया से आए थे। हूण जो लोग थे आप लोग के, ये आए थे, हूण आए थे मध्य एशिया से आए थे। और एक खाना बदोश जाति, खाना बदोश का मतलब होता है जो खाने की भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, तो ये आए थे मध्य एशिया से। यह जाति अपने समय की सबसे बर्बर जातियों में गिनी जाती थी। हूण करीब करीब 458 ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत पर पहला इन्होंने आक्रमण किया था। कब किया था? तो यहां पर सबसे पहला आक्रमण किया था इन्होंने 458 ईस्वी में उत्तर पश्चिम वाले इलाके में, और इस आक्रमण का नेतृत्व किया था तोरमाण ने। नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पर जिन्होंने आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व किया था यहाँ पर किसने? तो ये दोस्तों किया गया था यहाँ पर तोरमाण ने। तोरमाण ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया, ठीक है ना। और उनका पुत्र जो है मिहिरकुल, इनका एक पुत्र था मिहिरकुल, ये नाम भी आपने सुना होगा, मिहिरकुल। तो इन्हों लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया। और हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हूण लोग आए थे तो इनका आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? तो हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण जो है गुप्त वंश के शासक थे। उस टाइम गुप्त वंश का शासन था, और गुप्त वंश के जो शासक थे आप लोग के स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के टाइम में लड़ाई हुई थी आप लोग की, स्कंदगुप्त के कार्यकाल में ये आपका लड़ाई हुई, जिसके द्वारा हूण जो थे बुरी तरीके से पराजित हुए। तो इस दौरान हूणों की पराजय हुई। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 458 ईस्वी।
ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन टेस्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर टेस्ट रूपी क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन टेस्ट का। जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2018 के हिंदी शब्द के रूप में चुना गया? बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, नारी शक्ति, जनधन। क्वारंटीन शब्द इस बार का था, इस साल का था, लेकिन इससे पहले 18 में शब्द था आप लोग का नारी शक्ति। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा नारी शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का ये रहा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, बिना देखे आप बता सकते हैं विदाउट ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी कौन थे आप लोग के? राजेंद्र प्रसाद जी। स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना, ये आपके 9 दिसंबर को, ये बने आपके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। 2 दिन पहले अस्थायी, 2 दिन बाद स्थायी। परमानेंट बनाया गया राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? देखिए मैक्सिमम आपके राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 250, और 12 होते हैं आप लोग के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो 250 में आप लोग के जो आप लोग के यहाँ पर करीब करीब 238 मेंबर आप लोग के अलग हो गए, और इसके अलावा प्लस 12 मेंबर ये होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए आज के टेस्ट का अगला प्रश्न। अच्छा, कोई मुझे ये समझा सकता है कि द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है? क्या जानते हैं आप लोग इस बारे में? बताइए मुझे। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है, इसके विषय में किसने पढ़ा है? ओके, तो देखिए आपको मैं बता दूं, यहां से 34 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये होगा आप लोग का यहां से निचली सदन और ऊपरी सदन। अच्छा, निचली में आपका लोकसभा आ जाता है, ओके, और ऊपरी में आप लोग का राज्यसभा आ जाता है। तो शासन की प्रणाली में द्विसदनीय व्यवस्था उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो। लेकिन भारतीय संसद में 2 सदन है आप लोग के, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऊपरी को सदन को और लोकसभा निचले सदन को। तो आपके समझने के लिए ये वाला वर्ड सबसे परफेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, लोअर चैम्बर एंड अपर चैम्बर। ठीक है ना, लोअर चैम्बर एंड अपर चैम्बर। बस बात खत्म हो गई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए जो तारे हैं, जो धूल मिट्टी हो गई, जो गैस हो गई, इनको हम क्या बोल सकते हैं? क्या आप मुझे बता पाएंगे? क्या आप लोगों ने पढ़ा है? तो बताइए। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसको बोलते हैं गैलेक्सी, आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तो मंदाकिनी उस आकाश गंगा का नाम है जिसमें हमारी पृथ्वी, ठीक है ना, हमारा सौर मंडल स्थित है। वैज्ञानिक भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, वैज्ञानिक भाषा में आकाश गंगा को अगर हम डिफाइन करने पर आ जाए तो हम ये कहा जा सकता है कि ये तारों, धूल के कण, गैसों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार घटकों के बीच में गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं, यानी कि गैलेक्सी। अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों तक पहुंचे इससे पहले तो प्लीज साथियों अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक बार मेरे शेयर वीडियो को लाइक मारो, यहाँ पर शेयर मार दबा कर शेयर करो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जिस टाइप से क्वेश्चंस जो आप लोग के लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे 1 बाय 1 करके मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं। और MTS का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और मैंने सारी क्लासेस के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए। आज ही जुड़िए टेलीग्राम से। अगर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके या साइंस, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पर आपको सारी क्लास के नोटिफिकेशन, और जब आप लोग क्लास को सपोर्ट करते तो वहां पर आपको PDF फाइल्स भी प्रोवाइड करा जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपको पे नहीं करना है, बस ध्यान से आप लोग को पढ़ते रहना है।
ठीक है, चलिए अब लेकर चलते हैं आप लोग को आगे। अगला प्रश्न देखिए, राजधानी आप पूछ रहे और राजधानी ये ऐसे ही किसी सबकी याद नहीं करनी है आपको। राजधानी आपको उनकी याद करनी है जहां पर हमारा इंडियन कोई भी हमारा जो महान व्यक्ति है भारत का, वो अगर बाहर जा रहे हैं तो जिस देश में जा रहे हैं उसकी राजधानी, वहां के राष्ट्र अध्यक्ष तो राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक है ना, चाहे वहां के पीएम हो चाहे वहां के आपके राष्ट्रपति हो, वो आपको मालूम होना चाहिए। बस जहां पर भी हमारे भारत का जो भी महान व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर वो बाहर जा रहा है तो उस देश के बारे में आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। खैर फिनलैंड की बात करेंगे तो राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा हेलसिंकी हो जाएगा। बाकी ताशकंद किसकी है, तो उज्बेकिस्तान की। ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। स्विट्जरलैंड की है वर्न और आयरलैंड की है डरविन, ठीक है ना, डबलिन। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलसिंकी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए साथियों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, पृथ्वी अपने धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। अच्छा, पृथ्वी को अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, ये आपका सूरज है पूरब साइड में, आपको सूरज किस साइड में दिखता है, पूरब में दिखता है ना, रोज पूरब में जाता है सूरज और पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। तो इसका मतलब है पृथ्वी घूम रही है उल्टा। ओके, पृथ्वी दोस्तों उल्टा घूम रही है इस तरीके से, पश्चिम से पूरब की ओर, तभी तो आपको दिख रहा है यहां पर। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी घूम रही है उल्टा पश्चिम से पूरब की ओर, तभी हमें यहां पर सुबह पूरब में सूरज निकलता है और रात के टाइम में क्या होता है, पश्चिम साइड में अस्त हो जाता है। तो पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है ये घूम रही है मेरे प्यारो पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, एक फिल्म है आपकी विदेशी भाषा की फिल्म के लिए जिसने 2019 की ऑस्कर विजेता फिल्म जीत ली है। ओके, तो फिल्मी जगत की अगर हम बात करेंगे ऑस्कर, तो दोस्तों ऑस्कर विजेता फिल्म कौन सी है 2019 की, आपकी रोमा है, एम्बेरेंस ऑफ द सरपेंट है, मस्टैंग है या फिर आबार है। हाँ भाई बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल। देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे, यहां पर तो ग्रीन बुक दे रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से अभी 51वें जो आपके अकादमी पुरस्कार थे ऑस्कर वाले, तो इसमें आप लोग का यहाँ पर लॉस एंजल्स में इसको प्रदान किया गया था, जिसमें रोमा नामक जो फिल्म आपको देखिए रोमा, ठीक है ना, फिल्म है ग्रीन बुक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है अल्फांसो क्यूरॉन, अभिनेता है रामी मलेक, विदेशी भाषा की फिल्म है तो रोमा मैक्सिको की फिल्म है आपकी, और अभिनेत्री जो हीरोइन है वो है आप लोग की ओलिविया कॉलमैन। इन सभी को पुरस्कार मिला है। बेस्ट हीरो अगर हम बात करेंगे अभिनेता को, सबसे बड़ी अभिनेता, सबसे श्रेष्ठ अभिनेत्री, विदेशी भाषा की फिल्म है रोमा, ठीक है ना, वैसे फिल्म आपकी ग्रीन बुक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, अभी यही आप लोग का डेटा, इसको याद रखिएगा। ओके, बाकी जो करंट के क्वेश्चन आते रहेंगे वो सुबह सुबह हम आप लोग के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि 1 अप्रैल 2019 को, जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2019 को इंटेलिजेंस सूचना हेतु इसरो के द्वारा किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। अभी मैंने कल ही करंट में आपको पढ़ा इसरो का, अभी 2020 वाला, लेकिन बीते साल 2019 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने जो है किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था, एमीसेट, एनीसेट, ठीक है ना, MICR सेट या फिर आपका हो जाएगा एस्ट्रोसेट। तो 1 अप्रैल को यहां पर लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इसका नाम है आपका एमीसेट। अगर आपका भी आंसर यहां पर आ रहा है एमीसेट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। ओके, चलिए अब लेकर चलता हूं मैं आप लोग को आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने जो आपको दिया गया है, इसको बताइए। अच्छा, आवाज की माप, और मैंने ये भी आपको पढ़ा था, कुछ लोग फुसफुसाते हैं ना, फुसफुसाहट के साथ बोलते हैं एकदम बिल्कुल धीरे धीरे से, ओके ना, तो इसकी आवाज कितने डेसिबल की होती है कमेंट करके बताएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए और भी है, ठीक ना, साधारण जो अगर हम बात करेंगे जो नॉइज से बाहर है तो उसका लेवल कितना है आप लोगों का, कितने डेसिबल तक का जो है नॉर्मल लेवल होता है। सामान्य ध्वनि का जो स्तर होता है वो कितने डेसिबल तक होता है, अगर उससे ऊपर की आवाज आएगी तो वो आपको क्या करेगी दोस्तों, यहां पर ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। खैर इसको मेजर करते हैं डेसिबल में, डेसिबल हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर डेसिबल। तो अगर आपका आंसर डेसिबल आ रहा है बिल्कुल राइट है, और औद्योगिक में अधिकतम 55 होता है, बाकी जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ 65 से 75 के बीच रहता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डेसिबल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। अगर आप लोग यहाँ पर SSC MTS के लिए आप लोगों ने जो है आवेदन कर दिया है,
तो भाई क्लास को शेयर कौन करेगा? क्लास को शेयर आप लोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। लाइक नहीं किया, इतने सारे लोग क्लास को देख रहे हैं, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है और अगर आप चाहते हैं डेली क्लास होती रहे तो लाइक करो मेरे दोस्तों, शेयर करो यहाँ पर, तभी सभी लोग जुड़ पाएंगे। और अगर आप लोग जुड़ते रहेंगे तो मैं भी इसी एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ा पाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। अब लेकर चलते हैं आप लोग को आगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है साथियों, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? एरिया, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी। हाँ भाई बिल्कुल आप लोग से बता रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। फिलहाल यहां पर आप लोगों को दिया गया है बल, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब कैसे आएगा बल, इसको समझ लेते हैं दोस्तों। अब कुछ लोग के ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। जैसे कि दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग परिवर्तन की दर होती है बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये संवेग, क्योंकि संवेग को मैं रिप्रेजेंट करता हूं पी से, और परिवर्तन की दर अपॉन में टी डाल दिया। अब मैं जानता हूं यहां पर पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है, पढ़ा है आपने। तो पी बराबर आप लोगों का क्या होता है, एम इंटू वी होता है। अब वी मेरा जो है वेक्टर है, तो हमारा डेल्टा टी हो जाए, सॉरी डेल्टा बी हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में है। और ये मेरा डेल्टा टी दे रखा है। अब एम डेल्टा वी डेल्टा टी नीचे दे रखा है। अच्छा, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, अगर आपने पढ़ा त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण वेग परिवर्तन की दर होता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर आपका क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो मैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकता हूं, एम ए लिख सकता हूं। और मैं जानता हूं एफ बराबर एम ए होता है, बराबर एफ आ गया। तो दोस्तों देखा कि कैसे संवेग परिवर्तन की दर को मैंने लेकर आया मैं बल में। और इस प्रकार याद रखिएगा आज से आप लोग हमेशा कि संवेग के परिवर्तन की जो दर होती है ये बल होता है और कुछ नहीं होता है, बल होता है। तो किस टाइप से आ रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो मेरे प्यारे मित्रों इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो होता है आप लोग का सबसे कम होता है? ब्रोमीन, जिंक, लेड या फिर कैल्शियम, ठीक है ना। देखिए गलनांक आज ही मैंने साइंस वाली क्लास में भी आपको बताया था। जैसे कि यहां पर आपको ब्रोमीन दे रखा है, जिंक दे रखा है, लेड दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है। सबसे कम होता है गलनांक आपका ब्रोमीन का, वो भी 265.8 केल्विन होता है सिर्फ। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको आगे। अगला वाला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? साथियों इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों आप लोग बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? हाँ ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जहां पर प्रोटीन बनता है। रेटिकुलम, आपका गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, या फिर आपका हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए बताइए, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं आप सब लोग कर लेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, 43 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं हम लोग यहां से, ठीक है ना। तो राइबोसोम होगा इस क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर। और राइबोसोम की खोज हुई थी 1950 में की थी आपके जॉर्ज पैलेट ने, एक जैव वैज्ञानिक थे आप लोग के, क्या नाम था इनका यहाँ पर, जॉर्ज पैलेट। तो इसकी खोज की थी जॉर्ज पैलेट ने की थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम। ये भी आज मैंने साइंस वाली क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस किया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है जिसकी प्रेजेंस के कारण पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर ये नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मैग्नीज। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे यहां पर तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने इसको दिया गया है।
अच्छा दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिया गया है। जैसा कि आपने शब्द सुना है बृहद अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमी की वो ब्रांच है जिसमें आपकी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एंड आप लोग का बेरोजगारी, इससे रिलेटेड क्रियाकलापों का कुल योग शामिल होता है। खैर, इसका प्रयोग किया था आपके रैगनर फ्रिश ने। तो इकोनॉमी के भी क्वेश्चन मैं स्पेशली आप लोग को अलग से पढ़ाऊंगा, तो अब परेशान नहीं होना है। हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अलग मिलेंगे, साइंस भी मैं तोड़ लूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग हो जाएगा सब कुछ आपका। लेकिन बस आपको सारी क्लासेस अटेंड करते रहना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप सारी क्लासेस को देखेंगे, वन बाय वन करके सारे वर्ड आप लोग के माइंड में सेव होने लगेंगे, फिर आपको एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और जिन लोगों ने भी जो है अभी तक एसएससी एमटीएस के लिए जो है आवेदन नहीं किया है, जो है आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, ताकि आपका ये एग्जाम में सिलेक्शन आप पा सके, ठीक है ना। क्योंकि इसका एग्जाम पेपर इजी ही रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। मार आप लोग के आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें नॉर्मल पेपर आता है आप लोग का। मैथ रीजनिंग आपकी इजी रहती है। जीके के लिए आप करंट को पढ़ते रहिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 45 क्वेश्चन का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रैगनर फ्रिश है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह कौन सा देश है जिसने अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया? अब ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि जो जायद पदक है ये किस देश का है? ईरान, अफगान, अमीरात या फिर मलेशिया? हाँ, तो दोस्तों बिल्कुल आपने सही बताया। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया। और मैं आपको बता दूं, यह सम्मान आपका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। बाकी एक पुरस्कार और मिला है यहाँ पर हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को। रूस ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। इसके अलावा अगर मालदीव की भी बात करेंगे तो मालदीव ने भी नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है। तो आपका अमीरात हो, रशिया हो, मालदीव हो, कोई भी देश हो यहाँ पर, ठीक है ना, हर जगह ने सबसे बड़े बड़े पुरस्कारों से मोदी जी को सम्मानित किया है। फिलहाल ये जो पुरस्कार आपका जायद वाला ये है आपका अमीरात का है, ठीक है ना। चलिए, आप लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, इसको देखिए दोस्तों। प्रमोद सावंत जी, जिन्होंने मार्च 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, वे किस विधानसभा के सदस्य थे? वे कहां से विधानसभा के मेंबर थे? नवेलिम से, कालनगोट, सनक्यूलिम या फिर पेरियम हो जाएगा? क्या लगता है आपको? हाँ, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे कि दोस्तों प्रमोद सावंत जी जो आप लोग के मनोहर पर्रिकर जी की मृत्यु के पश्चात गोवा के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं। वह पेशे से तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। वह गोवा विधानसभा में सनक्यूलिम क्षेत्र से निर्वाचित मेंबर हैं। तो इनका संबंध किससे है आप लोग का? तो ये आपका हो जाएगा सनक्यूलिम होगा, सनक्यूलिम, ठीक है। चलिए, अब लेकर चलते हैं आपको आगे। वर्ल्ड बैंक की ठीक ना डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है 2019 की? अगर हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, इंडेक्सिंग, और मैं भी आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चंस पढ़ा ही रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आपके भारत जो है आप लोग की भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 77वें नंबर पे है, ठीक है ना। जबकि 2020 के जो आंकड़े आए हैं, 2020 के आंकड़े क्या कहते हैं? भारत हमारा 63वें स्थान पे पहुंच गया है। खैर 2019 का क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 77, लेकिन 2020 में अब पोजीशन हो गई है 63वें नंबर पे हो गई है, ठीक है। चलिए, यह है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय समाज पर आधारित किस वृत्त चित्र ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता? अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, फिर आप लोग का भारत में आ जाए तो भारत रत्न हो जाएगा आप लोग का, यहाँ से पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है ना, पद्म भूषण, ये जितने भी टाइप के अवार्ड्स होते हैं ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय समाज पर आधारित किस वृत्त चित्र ने 2019 में अकादमी पुरस्कार जीता? तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस,
इस वृत्त चित्र पर 2019 में, ठीक है ना, अकादमी पुरस्कार जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारो, हमारा ये रहा आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कैसे लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि विशेष ओलंपिक खेल 2019 में कहां पर आयोजित किए गए थे? अबू धाबी में, कतर में, बार्सिलोना, इस्तांबुल। तो आप लोग भी यहां पर जानते हैं कि विशेष ओलंपिक खेल 2019 में कहां पर आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे आपके अबू धाबी में। कहां किए गए थे आप लोग के? अबू धाबी में। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।